भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है? बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और सरकार चुपचाप बैठी हुई है। और हमसे पूछा जा रहा सवाल कि आप क्यों नहीं बोल रहे हो? विपक्ष, अरे विपक्ष तो बोल रहा है, आप बढ़िए आगे, हम आपके साथ खड़े हैं। चलिए आप वहां बांग्लादेश, किसने आपको रोका है? आप बांग्लादेश में बोलना नहीं चाहते, बांग्लादेश का नाम वहां से मुंह से बाहर नहीं निकल रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और देश की सरकार चुपचाप बैठी है और विपक्ष से सवाल पूछ रही है। बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा नाविका जी, ये सवाल आपको सरकार से भी कहना चाहिए कि सरकार चुप क्यों है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। दूसरी बात, वो आज गृह मंत्री जी बोल रहे थे एक वन नेशन वन इलेक्शन पे, अरे वही लोकतंत्र पे एक तंत्र हावी होना, देश के अंदर लोकतंत्र है और आप चाहते एक तंत्र चले, माने तानाशाही की ओर ले जाना चाहते, इसीलिए तो हम कहते हैं देश का संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। ये इसी से तो देश का संविधान बदलना चाहते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि देश के अंदर में पार्टी पे जो आपने उंगली उठाई है, अच्छा किया, कम से कम आपने हिम्मत तो दिखाई कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है। बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और सरकार चुपचाप बैठी हुई है। और हमसे पूछा जा रहा सवाल कि आप क्यों नहीं बोल रहे हो? विपक्ष, अरे विपक्ष तो बोल रहा है, आप बढ़िए आगे, हम आपके साथ खड़े हैं। चलिए आप वहां बांग्लादेश, किसने आपको रोका है? आप बांग्लादेश में बोलना नहीं चाहते, बांग्लादेश का नाम वहां से मुंह से बाहर नहीं निकल रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और देश की सरकार चुपचाप बैठी है और विपक्ष से सवाल पूछ रही है। बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा नाविका जी, ये सवाल आपको सरकार से भी कहना चाहिए कि सरकार चुप क्यों है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। दूसरी बात, वो आज गृह मंत्री जी बोल रहे थे एक वन नेशन वन इलेक्शन पे, अरे वही लोकतंत्र पे एक तंत्र हावी होना चाहता है इस देश के अंदर में, देश के अंदर लोकतंत्र है और आप चाहते एक तंत्र चले, माने तानाशाही की ओर ले जाना चाहते, इसीलिए तो हम कहते हैं देश का संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। ये इसी से तो देश का संविधान बदलना चाहते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि देश के अंदर में जो एक बार वोट देता है, आप 5 साल के लिए अगर चुन लिए जाएंगे सभी लोग, तो दोबारा जो वोटर के पास तो वही ताकत है, फिर 5 साल बाद तो वोटर को पूछने जाते नहीं है, वो वोटर बेचारा आप अपनी जिंदगी से परेशान हो जाएगा। उसको पता है आज लोकसभा का चुनाव हुआ है, कल यहाँ पे विधानसभा का होगा, तो इनका अगर दोबारा अगर मेरी मदद नहीं करेगी सरकार, तो जब विधानसभा का वोट मांगने आएगी तब मैं उनका दिमाग ठीक करूंगा, तब पूछूंगा कि आपने हमें लोकसभा में वोट मांगा था, विधानसभा में आप आइए और मेरे लिए काम कीजिए। और ये जो इलेक्शन होते हैं ना, ये कह रहे थे कि इससे पैसे खर्च होते हैं बहुत ज्यादा, अरे भैया लोकतंत्र से बड़ा पैसा हो गया। आप क्या चाहते हो, उसका लोकतंत्र का उस व्यक्ति का अधिकार छीन लिया जाए 5 साल के लिए, उसे दोबारा अधिकार न दिया जाए? अगर आपको करना ही है तो वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी लाइए ना, गरीबों को भी अच्छे से स्कूल में पढ़ने का मौका दीजिए। वन नेशन वन आप लेके आइए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, जो गरीब को भी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, फिर उसको भी स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए। वीआईपी कल्चर खत्म कीजिए, जिनसे आप वोट लेते हो वो बेचारे लाइन में खड़े रहते हैं, ये मंत्री, ये पता नहीं कौन कौन मंत्री गाड़ी लेके चले जाते हैं, वोटर बेचारा वहां पे ट्रैफिक में जाम में फंसा रहता है। जिसने आपको मंत्री बनाया है, आयुष्मान पॉलिसी आई है, आयुष्मान पॉलिसी आई है, लेकिन लागू नहीं हो रही, आप ही के साथियों के राज्यों में लागू नहीं हो रही, आम आदमी पार्टी लागू नहीं कर रही, तृणमूल कांग्रेस नहीं लागू कर रही, तो आप जो मांग रहे हैं वो सब कुछ है, लेकिन लागू ना करने की पॉलिटिक्स क्या है, संविधान में इक्वालिटी की पॉलिटिक्स, समानता की पॉलिटिक्स क्या है? प्रियंका कक्कड़ जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूं, क्यों इस तरह से हम सिर्फ तुष्टीकरण, हम सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? प्रियंका जी को पहले फिलिस्तीन की याद आती है, बांग्लादेश की याद जब ट्रोल होती हैं, जब सवाल उठाए जाते हैं तो अगले दिन याद आती है। ये सवाल देश में पूछा जाना कि नहीं चाहिए? नाविका जी, सभी को नमस्ते। मुझे लगता है मेरा आंसर थोड़ा बोरिंग हो जाएगा टीआरपी के लिए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है तो सबके लिए वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, जो आपने कहा है, पर आपको पता होना चाहिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें मैंडेटरी है 6% खर्चना एजुकेशन के ऊपर, पर हमारी केंद्र सरकार 1% से भी नीचे खर्चती है, पहली बात। दूसरा, वन नेशन वन हेल्थ केयर होना चाहिए, जो आपने कहा है आयुष्मान भारत में, ये भी गलत है। आयुष्मान भारत में बहुत सारे एक्सक्लूजनरी क्राइटेरियाज हैं। आपके पास अगर रेफ्रिजरेटर है घर में तो आपको आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिलेगा, साथ में ना ही आपको लाभ मिलेगा अगर आपको ओपीडी फैसिलिटी चाहिए, आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो बहुत खराब पॉलिसी है। सीएजी ने जो फ्लैग किया वो तो अलग चीज है, छोड़ देते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी ने जो तर्क दिया, मैं अनुराग भदौरिया जी की बात को आगे लेकर चलती हूँ, कि पैसा खर्च करने वाला जो तर्क दिया, आप ये सोचिए वन नेशन वन इलेक्शन में भी इन्होंने कहा था ये रशिया से तेल लेंगे और पैसा बचेगा तो जनता के पास कहां पहुंचा वो पैसा?
जनता की नेता की जवाबदेही जनता के प्रति इसलिए होनी चाहिए। ये लोग पैसा डकार गए, 200 लाख करोड़ का ऊपर इन्होंने खर्च दिया। आप मुझे बताइए, ये पैसा बचा के क्या पूंजीपतियों को कर्ज माफ करना छोड़ देंगे? ये गारंटी देते हैं? आप बताइए, कल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर आप पूरे देश को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो आपका खर्च होगा 1,80 करोड़। ये इनसे यही नहीं हो रहा। ये जनता के ऊपर थोड़ी खर्चेंगे पैसा बचा के, ये अपनी जेबें भरेंगे और कर्ज चढ़ाएंगे। इन्होंने ये किया, इनका पैटर्न है। जहां तक संविधान में अमेंडमेंट्स की बात है, तो यू हैव टू सी कि कौन नंबर से कुछ नहीं होता है। इसके टाइम में इतनी हो गई, इतनी हो गई। अगर आप कार्यकाल देखेंगे, दोनों ने बराबर कर दी। प्रॉब्लम यह है कि अमेंडमेंट्स थी क्या? एक जगह अमेंडमेंट्स हुई थी कि महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स मिलने चाहिए। आपको लगता है अमेंडमेंट गलत है? बिल्कुल सही है। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप बताइए। तो भाजपा से क्वेश्चन करना चाहिए कि उनकी ये मंशा क्या है वन नेशन वन इलेक्शन से। वो अल्टीमेटली रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए एक जमीन तैयार कर रहे हैं। भाजपा से मैं वन नेशन वन इलेक्शन पूछूंगी। मैं आपसे यूसीसी पर आपका पोजीशन पूछना चाह रही हूँ। यूसीसी पर आप बता दीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर उनका पोजीशन तो पता ही है। वी सपोर्ट इट 100% इन प्रिंसिपल, बट मसौदा तो दिखाइए। गोवा में एक यूसीसी एप्लीकेबल है, वहां पे तो ठीक से अप्लाई हो नहीं रहा। बड़े सारे उसमें लोचे। अजय आलोक जी जवाब दीजिए, उसको करना है तो अजय आलोक जी जवाब दीजिए। बहुत सारे लोचे। हाँ। देखिए नविका जी, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरा विपक्ष जो है उसको अंडे की तरह उबला दिया मोदी जी ने आज से 2 दिन पहले, और उस अंडे को छील के काट के आज उसमें नमक का गोल मिर्च डाल दिया अमित शाह जी। कुछ याद आ जाए, सब हकला रहे हैं, आए बाएं साएं बोले जा रहे हैं। आ जाए क्या बोल रहे हो? 1,80 करोड़ थाउजेंड, अरे 1,80,000 करोड़ बोलती है, ठीक है। इसकी बात उसके बाद भदौरिया कुछ से कुछ बोल रहे हैं, जरूरी है। ये सब आप खिला रहे हैं बेसिकली। आपको बोलने को है नहीं। अरविंद केजरीवाल से बड़ा फर्जी आदमी, अरविंद केजरीवाल से बड़ा फर्जी आदमी इस पृथ्वी पे कोई है? अभी ये कहीं कि ये प्रोविजन नहीं है। 70 साल की उम्र तक की आयु में हम तो किसी का आय प्रमाण पत्र भी नहीं मांग रहे हैं। 70 साल के ऊपर वाले को तो हर जाति को, हर आयु को, हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है आयुष्मान। दिल्ली में नहीं लागू करके दिल्ली की 3 करोड़ जनता के साथ पाप किया। अरे रेफ्रिजरेटर, सारा दिल्ली की हेल्थ फैसिलिटी को 0 पे ले आई है, और यहाँ बैठ के आप ध्यान दे रही हैं। सारा चीज बेचने का ठेका आप लोगों ने ले रखा है। अरे ये समाजवादी पार्टी क्यों बोल रही है भाई? अच्छा हाँ, नाविका जी, एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई थी। प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हुए हैं, यही लोग दोनों बोल ले पहले। पैसे की लूट होती है, बेचारों को इलाज नहीं मिलता, और आप दोनों बोल लीजिए, इलाज मिल रहा है। आपस में एक दूसरे पे बोल लीजिए पहले, स्कूल खुले हुए हैं, एक दूसरे पे बोल लीजिए पहले। दिया जाता है भैया। रेप की वकालत करने वाले के साथ बैठ के कल महिला संवाद यात्रा, महिला संवाद हो रहा था अरविंद केजरीवाल का। आप बड़े रेप की वकालत करने वाली पार्टी के लड़कों से गलती हो जाती है, उसके मुखिया के साथ बैठ के अरविंद केजरीवाल महिला संवाद कर रहे थे। ये इनकी संवेदना है, ये संवेदना है हमारा गरीब बच्चा है। इन लोग का बिल्कुल। माफ कीजिएगा, एक मिनट। ये पार्लियामेंट नहीं है, नेशनल डिबेट है, जनता सुनना चाहती है। एक एक करके बोले। अजय आलोक जी, स्कूल में, दिल्ली के अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाइए। पार्टी से आप सुनिए, या महिला और देश सम्मान के के किसी बारे और में। स्कूल में एडमिशन होने चाहिए। उसका तो नहीं ला रहे हो, यहाँ डिस्कस करने बैठ गए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है भदौरिया जी? 2000 भदौरिया जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक मिनट। इश्करन भंडारी, आप लॉयर भी हैं, एक सामान्य नागरिक भी हैं हम लोगों की तरह। आपने सबकी बातें भी सुनी। आप इन बातों से क्या सार निकालते हैं? संविधान कितना सर्वोपरि है सबके लिए। संविधान की 75वीं साल में जो पूरा डिबेट हुआ, 4 दिन, 2 दिन लोकसभा में, 2 दिन राज्यसभा में, उसके बाद सार क्या निकला? नाविका जी, इस देश में एक अजीब ही बहस शुरू हो गई है कि संविधान अमेंड ही नहीं होना चाहिए। बहुत बारी पहले 100 बारी से ज्यादा हुआ है, पर उससे ज्यादा डॉक्टर BR अम्बेडकर के अपने शब्द थे कि संविधान सिर्फ वकीलों के लिए एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक जीवित डॉक्यूमेंट है, और इसकी स्पिरिट वो होगी जो स्पिरिट ऑफ द एज है। तभी उन्होंने संविधान के अंदर ही अमेंडमेंट प्रोसेस दिया था। तो आज हम 2024 में ये बहस भी कैसे कर सकते हैं कि संविधान अमेंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दूसरी बात, अगर संविधान की हत्या की बात कर रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ 5 उदाहरण दे दूंगा। फर्स्ट अमेंडमेंट को लेके जहां पे फ्री स्पीच सारे समान नागरिक की, स्पेशली जर्नलिस्ट की रोकी गई थी, क्योंकि दोनों केसेस सुप्रीम कोर्ट में जो गए थे वो जर्नलिस्ट के गए थे, अखबारों के गए थे। जजेस की सस्पेंड हो जाए। के अंदर कांग्रेस सरकार के समय
के इंसाफ ले पाए, वो लोग बात कर रहे हैं जो वन एजुकेशन पॉलिसी की बात करें मदरसों में